हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अमित देर रात इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ सोनम की बहुत याद आ रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की गोद में सोने की आदत जो थी। पिता भी घर में नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था। अमित अकेला ही बाहर चबूतरे पर बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। एक बार तो अपना वहम समझकर वो उन आवाजों को नजरअंदाज करने लगा, लेकिन जब बार बार आवाजें सुनाई दे रही थी तब वो उठकर अपनी सौतेली माँ जया के कमरे की ओर जाने लगा। जब अमित ने खिड़की से झांककर जया के कमरे में देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। कमरे का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल अमित को तो अपनी नई माँ जया की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। जया से वो इतनी नफरत करता था कि यदि सुबह उठते ही जया की शक्ल भी दिख जाती तो वो मन में सोचता कि आज का तो पूरा दिन ही बिगड़ गया है। अमित ना जया से ज्यादा बात किया करता था और ना ही उसे अपनी माँ का उसने अभी तक दर्जा देना चाहता था। वो 15 साल का अमित अपनी माँ सोनम को बहुत ज्यादा याद करता था। हर रोज वो अपनी माँ के फोटो को सीने से लगाकर सोता था और उन्हें याद करके वो खूब रोता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन जया अमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब जब अमित को जया दिखती तब तब उसे अपनी माँ की ओर ज्यादा याद आने लगती और जया से उसकी नफरत बढ़ती ही जाती। उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर जया से 1 साल पहले ही शादी कर ली थी। अमित की असली माँ सोनम के देहांत को 3 साल हो चुके थे। वो करीबन 12 साल का था जब सोनम का देहांत एक बीमारी के कारण हो गया था। ऐसे में अमित के पिता के लिए खुद को तो संभालना और घर को संभालना और अमित की भी देखरेख करना बहुत ही ज्यादा उनको मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने जया से शादी कर ली थी। और एक बात और थी कि जया भी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति ने उसे किसी कारणवश उसको छोड़ दिया था। अमित के पिता को लगा था कि अभी तो अमित बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए जया के आने से वो अपनी माँ के दर्द को भूल जाएगा और जया को अपनी माँ मान लेगा और जया में उसे अपनी माँ मिल जाएगी। लेकिन हुआ तो उसके बिल्कुल भी विपरीत। अमित जया से तो बहुत ज्यादा नफरत करता ही था, पर धीरे धीरे वो अपने पिता से भी अब बहुत ज्यादा दूर हो गया था। वो ना किसी से ज्यादा कुछ कहता और ना कुछ मांगता और ना ही वो अपने पिता से ज्यादा बातचीत किया करता। बिल्कुल अकेला रहता। सभी घर वाले अमित को खूब प्यार से रखते थे। उसे समझाने की भी वो लोग बहुत कोशिश करते थे कि जया भी उसकी माँ की ही तरह थी। सबको लगता था कि इतना छोटा बच्चा है, जल्द ही जया को वो अपनी माँ मान लेगा और उसके साथ घुल मिल जाएगा। लेकिन अमित की तो जैसे हर दिन के साथ जया के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अमित के दिल में माँ की जगह पाने के लिए जया भी खूब मेहनत करती, खूब पापड़ बेलती, लेकिन हर बार वो असफल रहती। यहाँ तक कि कई बार तो जया सोनम जैसी दिखने की भी कोशिश करती थी। उसी के कपड़े पहनकर उसी की तरह तैयार होकर वो अमित के सामने जाती, क्योंकि जया के मन में यही था कि कैसे भी करके उससे अमित का दिल जीतना था, उसके मन में अपने लिए प्यार जगाना था। इसलिए इतनी बार नाकामयाब होने के बाद भी जया ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। एक दिन फिर
जया ने सोनम के कपड़े पहन लिए और उसी की लिखी रेसिपी बुक में से अमित के पसंदीदा सब्जी बनाने की कोशिश वो करने लगी थी कि शायद अब अमित मान जाएगा। वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे लगा था कि अमित अपनी पसंदीदा सब्जी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। पर अमित ने तो जया को यह कह दिया कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए तुम सौतेली ही बनकर रहो। मेरी माँ की तरह बनने की तुम जरा भी कोशिश मत करो, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम्हारा ये प्यार का नाटक अब मुझे नहीं चाहिए और आज के बाद मेरी माँ के कपड़े मत पहनना। अमित की बातें मानो तीर की तरह जया के सीने पर चुभ रही हो, लेकिन तब भी उसने उसकी कड़वी बातों को नजरअंदाज करते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। सोनम दीदी की लिखी किताब में से देखकर ही बनाने की कोशिश की है। एक बार तो खाकर तो देखो। इस बात पर तो अमित और ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर उसने कहा कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। पता नहीं तुम इतनी अच्छी बनने का आखिर नाटक क्यों कर रही हो। और इतना कहकर अमित अपनी माँ की लिखी रेसिपी बुक लेकर वो वहाँ से चला गया। ऐसे ही वो जा रहा था, ये नज़ारा अमित के पिता ने देख लिया था। उन्हें अमित के इस व्यवहार पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दिया और कहा कि माना कि तुम्हें सोनम बहुत याद आती है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जया को हर वक्त इस तरह जलील करो। वो तुम्हारी माँ बनने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है और तुम हो कि उससे बेइज्जत किए जा रहे हो। बहुत सर पर चढ़ा लिया है तुम्हें। चले जाओ अब अपने कमरे में। आज अपने पिता से थप्पड़ खाकर अमित अंदर से पूरी तरह टूट गया था। आज जया से उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि शायद नई माँ के आने के कारण मुझसे मेरे पिता भी अब दूर हो गए हैं। जया को इस बात पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसके कारण आज अमित को थप्पड़ पड़ गई। इसलिए उसने यह फैसला कर लिया कि अब मैं अमित से बहुत दूर रहूंगी। मेरे कारण वो अपने पिता से भी दूर हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। दिन बीत रहे थे और अब जया ने अमन से दूरी बना ली थी। वो अब अमित से दूर ही रहने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद अमित के पिता को किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने अमित से कहा कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी माँ से झगड़ा नहीं करोगे। खाना खाने के लिए भी जब जया ने उसे आवाज लगाई तब उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। ये सब देखकर जया का भी मन फट गया और उसने खाना नहीं खाया। वो भी अपने कमरे में चली गई। तब उसके पिता ने जाते हुए अमित से कहा था कि तुम अपनी माँ से झगड़ा मत करना। इस बात पर अमित ने अपने पिता की बात का तो कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दोबारा अपने कमरे में चला गया। अब घर में सिर्फ जया और अमन ही थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन अमित अपने कमरे से बाहर नहीं आया और उसने खाना भी खाने से मना कर दिया था। देर रात हो चुकी थी लेकिन हमेशा की तरह अमित को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। ऐसे में उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। कुछ देर तो उसने उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा हो। जब आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी तब वो जया के कमरे की ओर गया और खिड़की से झांककर कमरे में देखने लगा। कमरे का नजारा देखकर अमित तो बुरी तरह से चौंक गया। अपनी सौतेली माँ को इस हालत में देखकर वो घबरा गया। उसने देखा कि जया के हाथ में एक बच्चे की तस्वीर थी जिसे देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो और वो तस्वीर देखते हुए बातें कर रही थी कि काश बेटा तू इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं गया होता। काश भगवान तेरे साथ साथ मुझे भी उठा लेते। आज अगर तू मेरे साथ होता तो मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती।
मैंने सोचा था कि इस शादी से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा दोबारा मिल जाएगा। तू तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तेरी जगह अमित को मैं तेरे हिस्से का प्यार दूंगी। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। उधर मेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया है और इधर ये मुझे अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। मैं जाऊँ तो आखिर कहाँ जाऊँ? जया की ऐसी दयनीय हालत देखकर अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस मासूम बच्चे को ये भी नहीं पता था कि जया का भी अपना एक बेटा था जिसकी मौत हो चुकी थी और उसने ये शादी सिर्फ एक मजबूरी में की थी। जया तो अपने बच्चे की मौत का गम भूली भी नहीं थी, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले इतने बुरे थे कि उन्होंने बच्चे की मौत का जिम्मेदार जया को ही ठहराया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में अमित के पिता ने उसे सहारा दिया और उससे शादी कर ली थी।